यस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? जल्दी जल्दी आ जाइए। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग पायल, किंजल, शुभम, पूजा, गौतम, साक्षी। आते ही गुड इवनिंग जरूर से लिखिएगा प्लीज। आज अपने लोग क्या करने वाले हैं सर? सर 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 मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। आज अपने लोग करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो अपना चैप्टर है मटेरियल बोल के, सीए में सीएमए में दोनों में, उसका रिवीजन। गुड इवनिंग दिव्या। ये कुछ मटेरियल के रिवीजन नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, जो मैं आपको गिफ्ट दूंगा ही, आपका पेंडिंग गिफ्ट, बट इट विल बी गिवन टू यू इन हार्ड कॉपी फॉर्म। ये मैंने पूरा मटेरियल को समझाया है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी शॉर्ट नोट जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो बहुत तरीके से ये आपको मदद करेगा। टोटल 11 पन्ने हैं जिस पे मैंने मटेरियल को लिखा है। गुड मॉर्निंग ओएंद्री, गुड मॉर्निंग निष्ठा एंड दिव्या। चल आई थिंक लोग और ज्वाइन करते रहेंगे जितने। आई शुड स्टार्ट। अच्छा, इवनिंग चल रहा था। हाँ, मैं भी मॉर्निंग बोल दिया क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके चल भाई, जब जागो तब सवेरा, ये समझ लो आज जागे हैं। हाँ सर आइए। ओके, सबसे पहले ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके करिकुलम के लिए, सीए सीएमए दोनों में। जनरली ये कंपलसरी क्वेश्चन में पूछता है सीए में, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जनरली, बट 10 में भी आ सकता है, यानी नॉन कंपलसरी क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। ये पूरे चैप्टर में अगर मेरे को सेग्रीगेट करना हो आपको कि भैया क्या क्या टॉपिक्स है, तो पहले आपको समझना चाहिए कि ये मटेरियल कॉस्ट होता क्या है। उसके बाद आपको जानना चाहिए कि ये मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट कैसे होता है। उसके बाद आप जानेंगे, आज पूरे सेशन में यही सब बात करूंगा, उसके बाद आप जानेंगे कि ये मटेरियल कॉस्ट, ये इन्वेंट्री को अपने कंट्रोल कैसे करें। मटेरियल इज एन इन्वेंट्री, इनपुट रॉ मटेरियल। तो ये जो इनपुट कॉस्ट है, ये इनपुट जो मटेरियल्स जो अपने लाते हैं, इसको इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करें। इसको इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के काफी तरीके हैं और एक एक करके वो तरीके समझेंगे। जैसे क्वांटिटेटिव लेवल सेट करना, एबीसी टेक्निक यूज करना, रेशियो टेक्निक यूज करना, तो तीनों पढ़ेंगे अपने उसमें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको भी मालूम है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है कि भैया कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स। उधर से ही 99.99% चांसेस आएगा और आएगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको कि और क्या क्या टॉपिक्स भैया यहां कवर्ड होने गए हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसका नाम है आपका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, गुड इवनिंग जो ज्वाइन किए उनको बोल रहा हूं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्टोर लेजर अकाउंट, जो आपको बनाना चाहिए, जो आपको बनाना आना चाहिए। और लास्ट में कुछ थ्योरीज जो मैं डिस्कस करूंगा, चैप्टर्स के थ्योरीज। ओके सर, चलिए सर एक एक करके बताइए क्या होता है ये मटेरियल। जैसे आप कॉस्ट शीट के रिवीजन में देखे थे, सबसे पहला आइटम ये आता था जिसका नाम था डायरेक्ट मटेरियल। बट मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट ये मटेरियल होते क्या है भैया? दिस इज नथिंग बट एक जनरल मीनिंग मटेरियल का बोलूं मैं, कोई डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बताना चाहता।
क्योंकि वो सब रटने वाली लाइन हो गई। अपने को इन्फरेंस निकालने वाली लाइन क्या होती है भैया, कि कैसे समझेंगे कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है। जैसे मैंने क्लास के एग्जाम्पल में शर्ट लिया था एलन सोली का, उसका पूरा आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में आपको पूरा दिखाया था एलन सोली का बिजनेस कैसे चलता है, कैसे कैसे वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कैसे कैसे वो लोग ऑफिस में काम करते हैं, आदित्य बिरला की कंपनी, आदित्य बिरला का प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था मटेरियल क्या होता है भैया, कुछ नहीं, सारे कॉमोडिटी या वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको आप छू सकते हैं देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, जो यूज हो रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है भैया। भैया कुछ डायरेक्टली यूज होंगे और कुछ इनडायरेक्टली यूज होंगे, करेक्ट। डायरेक्टली मतलब पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मटेरियल कॉस्ट विच आर कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एंड प्रोडक्ट। जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं, जो डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके लिए ये इतना लगा था, ये रहा इसके अंदर पड़ा। और अगर वो नहीं बता सकते, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो सबके लिए है, तो मतलब वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सुई, जो स्टिचिंग के काम आते हैं मटेरियल के समय जब अपने शर्ट बनाते हैं, वेरी गुड एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। ऑयल लुब्रिकेंट जो यूज होते हैं मशीनों को चलाने के लिए। और डायरेक्ट का बात करूं तो वो बटन्स, वो फैब्रिक, सब कुछ वही मेन है। ओके सर। अब अगर मैं बात करूं तो मेन खर्चा कौन सा होता है भैया, डायरेक्ट मटेरियल। आपको मालूम है, मैंने कॉस्ट शीट भी पढ़ाते वक्त बोला था, सबसे ज्यादा मात्रा का खर्चा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जब पढ़ाया था, सबसे ज्यादा मात्रा में जो खर्चे होते हैं वो ये होते हैं। मतलब भैया वैल्यू वाइज, कॉस्ट वाइज सबसे ज्यादा कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। मटेरियल कॉस्ट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द मैक्सिमम कॉस्ट। जैसे हमारे सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज लेस, लाइक बुक, लाइक योर दिस क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। एंड आवर सर्विस कॉस्ट, द एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट बोलते हैं, हमारे जो सर्विस का कॉस्ट है, उसमें हमारा बोलना, ये हमारा टीचिंग, ये मटेरियल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, बट ये मटेरियल नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो हम आपको, मेरे लिए, आपके लिए जो कॉस्ट है पढ़ाना, भाई आपका बुक एक कॉस्ट हो गया और एक ये कॉस्ट हो गया। अगर आपके लिए मैं बोलूं, क्योंकि आप हमारा कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो वहां मटेरियल मेन कॉस्ट नहीं हुआ आपके लिए। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ सकते हैं। बट डायरेक्ट मटेरियल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे 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 कॉन्स्टिट्यूट करता है सिग्निफिकेंट पार्ट, और वही मैंने लिखा है। तो इस वजह से इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। नेवरदलेस अपना सिलेबस सबको रिक्वायर्ड करेगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। यानी अपने लेबर ओवरहेड दोनों का काम करेंगे अगले आने वाले हफ्ते में, बट अभी अपने मटेरियल समझ रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड इवनिंग पवन, जैसे ही ज्वाइन करो गुड इवनिंग लिख दो यार, लेट भी ज्वाइन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एड्रेस यू ऑल। यस, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें, अब जो टॉपिक का मेन कोर पार्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपने पढ़े थे कि अगर कोई का भी कॉस्ट जो मैं खरीदता हूं, प्राइस पर यूनिट बिफोर टैक्सेस, ये बिफोर टैक्सेस क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना चाह रहा हूं कोई भी चीज आप जब खरीदते हो तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है आजकल, करेक्ट। आजकल इनडायरेक्ट टैक्स इज ओनली जीएसटी। पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग के केस में, और उसके बाद जब आप एज अ कंज्यूमर खरीदते थे कोई नॉर्मल दुकान से जाके, तो आप पे वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वगैरह वगैरह। तो अब तो सब चीज एक हो गया है, जीएसटी, जिसमें अगर आप अपना जगह से लेते हैं तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ता है, और बाहर से मंगाते हैं तो आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ये सब आपने टैक्स में पढ़ा होगा। बट अगर बोलूं वर्ड अभी, तो मेरे को एक वर्ड कॉमन रहना चाहिए, विच इज जीएसटी। ठीक है सर। और अगर आप बाहर, इंडिया के भी बाहर से मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटीज लगता है। तो मैं उन इनडायरेक्ट टैक्स की बातें कर रहा हूं। तो दिस प्राइस पर यूनिट इज बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी कोट किया गया है, अभी तक टैक्स इसमें नहीं लगा है। ठीक। इनटू नंबर ऑफ मटेरियल जो आपने परचेज के लिए ऑर्डर किया था, मंगाया था, वो जैसे ही आ जाएगा तो आपका इनपुट
का परचेस कॉस्ट आ जाएगा क्या भैया? नहीं, अभी इसमें कई छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो अपने को कंसीडर करने हैं। जैसे जब ये प्राइस कोट किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो आदमी आपको कोट कर रहा है उसका आपके साथ अच्छा रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, आप रेगुलरली उस आदमी से माल खरीदते लेते बेचते हो, तो सिंस यू ट्रेड विथ देम रेगुलरली तो वो आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है। मतलब जो ये प्राइस है ये मार्केट के लिए प्राइस था, आपके लिए हो सकता है कोई डिस्काउंट इशू कर दे, तो वो चीज माइनस हो जाता है, ट्रेडिंग डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। यानी आप उनसे रेगुलर ट्रेड करते हैं तो वो आपको कुछ सर्टेन डिस्काउंट दे सकते हैं, तो वो चीज यहां से लेस हो जाएगा, यानी वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है सर, इसको आप इनकम ना दिखा के कॉस्ट में अपने इसको लेस करते हैं टोटल कॉस्ट से। ओके सर। आकांक्षा गुड इवनिंग। नेक्स्ट आया क्वांटिटी डिस्काउंट। कई बार क्या होता है अपने ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं कोई प्रोडक्ट, तो अपने बोलते भी है फोन करके, देख लो इतना मंगाएगा कुछ डिस्काउंट है क्या, नहीं तो दूसरा से ले। तो बस वही क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करने से आपको वो आदमी डिस्काउंट दे सकता है, बिकॉज यू नो द नॉलेज ऑफ एसी। एसी मतलब भैया एवरेज कॉस्ट, जो आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ा है। ज्यादा ऑर्डर करने से फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही लगता है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने से फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, यानी एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज। तो सिंस एसी डिक्रीजेज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उसका बेनिफिट आप कस्टमर्स को भी देते हैं। तो जो खरीदने आया वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है तो आप उसको बोलते हैं यार ठीक है चल, मेरा खर्चा भी कम है तो तेरे को डिस्काउंट। तो बल्क में ऑर्डर करने का जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, और वो भी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत वाइबल होता है, देश के लिए बहुत बढ़िया होता है, और वो करने से हमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कई बार हमें उस चीज के लिए कि हम ये क्योंकि ये चीज खरीद रहे हैं, हम क्योंकि ये चीज अपना रहे हैं, इस चीज को यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस चीज का यूज बढ़ाए, इस चीज का वो चीज को यूज में लाने के लिए गवर्नमेंट हमें कुछ इंसेंटिव्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, और उसको अपने बोलते हैं कि वो भी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। जैसे जब भी आपने स्पेशल इकोनॉमी जोन जो आपने पढ़ा है टैक्स पे, वहां जाके अगर आप काम करते हो तो आपका जो भी काम का होता है उसका प्रॉफिट आपको टैक्सेबल नहीं करता है कुछ सर्टेन पीरियड तक, है कि नहीं। वैसे ही अगर आप कोई मशीन लाते हो जो कि बहुत इकोनॉमिकली वाइबल है और वो आपके लिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आप उसमें उस काम को करने को राजी हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट देता है, तो आपका वो परचेज एसेट का कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। वैसे ही मटेरियल इज ऑल्सो क्या भैया, एक इन्वेंट्री इज ऑल्सो करेंट एसेट्स। तो अगर आप ये कुछ मंगाते हैं, आप कुछ इन्वेंट्री मंगा रहे हैं, कुछ मटेरियल मंगवा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वाइबल है देश के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसका भी जो भी योगदान गवर्नमेंट आपको देगा वो भी इस कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा, ताकि इसका बेनिफिट अल्टीमेटली क्या होगा बताओ। अगर ये तीनों चीज लेस होगा तो बताओ सब लोग चैटे करेंगे। गुड इवनिंग, लेट हो गया कोई बात नहीं, आओ अविशा। जस्ट स्टार्ट किया हूं, जहां कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं और डेफिनेशन बताया था मटेरियल का और कुछ नहीं। वापस से बाद में रिवाइंड करके देख लेना जब क्लास खत्म हो, बट अभी ज्वाइन किए हो तो अभी से भी देखो। मैं बोल रहा हूं इसका बेनिफिट क्या होगा आप बताओ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये क्यों निकाल रहे हैं भैया, ये निकालते हैं अल्टीमेटली वो कॉस्ट कंप्यूट करते किस लिए, टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस। इससे क्या होगा, जो वो अल्टीमेट कंजम्पशन होने वाला है चीज का, उसका सेलिंग प्राइस कम लगेगा तो वो चीजें अच्छे से लोग अपनाएंगे ना। तो कॉस्ट कम होने से फायदा क्या है, एक तो चाहो तो प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हो फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू उसका सेलिंग प्राइस भी कम ही होगा। बोलो डन है बात आप लोग को। तो ये तीन चीज रिड्यूस करा जाता है, यानी लेस किया जाता है। अगर सम्स में दिया हुआ है कंप्यूट करने के लिए तो आप ये तीन चीज को लेस करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब ऐड क्या क्या करेंगे भैया, ऐड क्या क्या करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले ऊपर बोला था कि ये बिफोर टैक्सेस है, तो यदि आप पे टैक्स लगेगा, सिंस आप परचेज कर रहे हो, तो वो आदमी आप पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगा। अब ध्यान से सुनना, यदि वो आदमी आप पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाता है और आप वो माल खरीद रहे हो, एक इनपुट ले रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, तो आप अगर उस जीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टाइप ऑफ जीएसटी या कस्टम ड्यूटी का
क्रेडिट अवेल कर सकते हो, इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। भैया ये क्या बात होता है, सिंस आप भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम लिया, आप कंज्यूमर नहीं, आप भी एक ट्रेडर मैन्युफैक्चर कुछ हो जो वो मटेरियल यूज कर रहा है और कुछ काम कर रहा है, ऑब्वियसली तभी तो आप बात कर रहे हो भैया, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो सिंस आप भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, फाइनल आउटपुट बना रहे हो और उसमें भी जीएसटी लगता है, तो आप उस जीएसटी को इस जीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट को कम जीएसटी दे सकते हो। यानी कि आप दिखा सकते हो कि आपका इतना जीएसटी बनता है, बट इतना जीएसटी आपने उस आदमी को इस बिल पे किया था ये खरीदते वक्त, तो आप उसको क्रेडिट के तौर पे ले सकते हो और आप अल्टीमेटली कम जीएसटी दे सकते हो। तो अगर आपने जब बिल लिया, आपने पे तो उसको विथ जीएसटी किया, आपने पे तो उसको विथ जीएसटी किया, यानी आउटफ्लो बात करोगे तो जीएसटी गया है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यह देखना है कि आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो एक्चुअली अगर आपका उस जीएसटी का आप इनपुट क्लेम कर ले रहे हो तो वो यहां पे ऐड नहीं होगा। ऐड तभी होगा जब आप इसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। और वही बात को मैंने नीचे भी लिखा है, क्या भैया, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, यानी वो ऐड नहीं करोगे अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। और जब तक मेंशन नहीं हो, क्वेश्चन वाइज स्पेसिफाई नहीं किया जाए, अपने ऐड नहीं करेंगे, यानी अपने क्या मानेंगे कि इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, ITCS, इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। तो ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भैया अगर सम्स में दिया हुआ है और ये नहीं बोला कि क्रेडिट इज अवेलेबल और नॉट, तो अपने क्या मानेंगे, क्रेडिट इज अवेलेबल, मतलब अपने कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, और अगर ऐड किया हुआ था तो लेस कर देंगे। ये आपको समझना, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो ऐड करेंगे, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। बोलो डन है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वैसे ही और भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो मटेरियल लेते वक्त वी यूज टू पे, विच इज लाइक टोल टैक्स एंड रोड टैक्स। क्या होता है, कई बार माल अपने बहुत दूर से मंगाते हैं, प्लीज डोंट गेट लाइक दिस, हाँ, सफेस्टिकेटेड टाइप ऑफ पर्सन कि भैया ये माल वाल क्या बोल रहे हैं। देखो यार, अपने थोड़े धंधे वाले भी आदमी हैं, खून बनिया का ही है, तो अल्टीमेटली पापा लोग जो काम करते हैं वही वर्ड दिमाग में चलता रहता है। एंड माई फादर इज अ ट्रेडर, सो मर्चेंट ट्रेडर है पूरा एकदम, मतलब प्रॉपर ट्रेड करते हैं। तो यदि वो ट्रेड करते हैं तो मेरे में भी वो खून तो है यार, बोलने का तरीका, दादाजी पापा सब वही काम करते आ रहे हैं। तो वो क्लॉथ मर्चेंट है वो लोग भी एक, तो मेरे को भी दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या, और मैंने उनका अकाउंट्स भी देखा है, सब किया है, तो मेरे दिमाग में वर्ड्स चलते हैं, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इट इज लाइक कि यार अब इंडिया में है तो इतना तो चलेगा ना। तो ये अब मैं जो माल वर्ड बोल रहा हूं, इससे आप थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दे, ज्यादा इधर उधर का ध्यान ना दे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिंस आप लोग कुछ प्रोडक्ट या कुछ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, तो मंगाते यहां तक आते आते कई बार रास्ते में आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। आपको मालूम है ना, ब्रिज में टैक्सेस लगते हैं, रोड में चलने का टैक्सेस लगता है, चलने का मतलब वो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लगता है भैया। भैया कई बार तो वो जो हफ्ता लेते हैं वो लोग, अरे वो तो इल्लीगल हो गया, वो आप बोल नहीं सकते, वो तो इल्लीगल हो गया। जो रास्ता में लोग हफ्ता वसूली करते हैं, जबरदस्ती रोक के ट्रक वालों से पैसा लेते हैं। हाँ, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, उसका आपसे पैसा ले रहा है पेनल्टी के तौर पे, फाइन्स के तौर पे, टैक्स के तौर पे नहीं, पेनल्टी, फाइन्स, जो कि आपने गलत काम किया उस वजह से आपका चार्ज लगा। यानी आपको अलाउड था सिर्फ इतना केजी लेके जाना उस ट्रक में, आपने उससे ज्यादा केजी भर लिया, और उसके कारण आप पे अगर कुछ चार्जेस लगता है तो वो एक अब नॉर्मल चार्ज हुआ, वो आपका टैक्स नहीं हुआ, और हेंस आपका जो लीगल चार्जेस है वो ऐड होगा, इलीगल चार्जेस ऐड नहीं होता है। जैसे डीमरेज क्या होता है भैया, ये भी एक तरीके का पेनल्टी है जो ट्रांसपोर्टर पे लगता है अगर वो डीले करता है अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ मटेरियल में। तो क्या होता है,
तो ट्रांसपोर्टर जो माल लेके आता है वो आपके लिए बैठा नहीं है। अगर आप टाइमली चीजों को ना उतारे, आपके चक्कर में वो खड़ा है वहां, तो वो आपसे कई बार चार्जेस ले सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज, जो लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। जैसे कई बार क्या होता है, वेटिंग चार्ज जिसको आप बोलते हैं ना, आपके उबर ओला में भी आता है। आपके लिए नीचे खड़ा है, आप मस्त ऊपर अभी भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं, जेल लगा रहे हो, या लड़की लोग वही लिपस्टिक लगा रही है, आजकल तो क्या क्या आ गया है, क्या क्या बोलते हैं ना वो, फाउंडेशन या क्या, हाँ सीख रहे हैं अपने भी थोड़ा थोड़ा, तो वो सब लगा रहे हैं और नीचे बेचारा उबर वाला वेट कर रहा है आपका। ये तो अच्छा मजाक है, बुक कर दिए पहले से ही, तो वो आपके लिए वेट कर रहा है, तो वो आप पे कुछ चार्ज लगाएगा कि नहीं? आपने बोला अरे भाड़ा तो 54 दिखा रहा था, लग गया 104, तो भाई 50 रुपया, तुमने 50 मिनट भी तो उसको नीचे खड़ा रखा। तो बस ये वही बातें हो गई, आपको ये समझना होगा। निष्ठा बोल रही है सर आप आदत डाल ही लीजिए। अच्छा ठीक है। तो यही बात होता है कि ट्रांसपोर्टर जो आपका माल लेके आया है, वो जब वहां से आप चढ़ाते हैं माल और यहां उतारते हैं माल, तो उस समय जो आप डिले करते हैं, बेकार का टाइम वेस्ट करते हैं उसके कारण, अगर वो कोई टाइम वेस्ट के कारण आप पे पेनल्टी इंपोज करता है, तो उसको ये चार्ज बोलते हैं। और सिंस ये भी एक अब नॉर्मल कॉस्ट है, तो इसको आप कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं कर सकते। ये आपकी गलती है अब नॉर्मल नेचर की, तो ये आप अलग से चार्ज करो पीएल में, कॉस्टिंग पीएल में, इसको आप मटेरियल कॉस्ट में ऐड मत करो। वेरी गुड। वही बात है जैसे डिटेंशन चार्ज या फाइन। क्या होता है कई बार नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स और लॉज, जो मैंने अभी बताया कि आपको अलाउड ही नहीं था इतना ट्रक भरना, आप भर के ले जाते हैं। अब कई बार लोग इसके चक्कर में आरक्षण चालू हुआ, अलाउड नहीं है बट फिर भी लेके जाते हैं, और अगर चार्जेस का बात करें तो वो ज़्यादा है, बट लोग कम पैसा दे के घूस खिला के निकल जाते हैं। क्या करें, अभी तो ये अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी अपने करते हैं, फाइन देना पड़ता है अगर क्या बोलते हैं उसको, आप रॉन्ग वे से जा रहे हैं, रोड सिग्नल तोड़ रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, इंश्योरेंस फेल में चला रहे हैं, या आपने क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन का कागज नहीं है, तो आप क्या करते हो, घूसखोरी करते हो कि नहीं? बस वही चीज हो गया। तो अगर एक्चुअल में भी पे करे, घूसखोरी भी करे, दोनों में से कोई भी अलाउड नहीं है। इट इज एन अगेन एन abnormal कॉस्ट एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। बिल्कुल 100 रुपए है सर, जो लेना ले लीजिए। पेनल्टी, और भी कोई टाइप का अगर पेनल्टी लगता है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, जो कि कंसीडर नहीं करने हैं। तो रोड टैक्स, टोल टैक्स इंक्लूड करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। अब कई बार क्या होता है, आजकल ये बहुत चलित चीज हो गए हैं, पहले जमाने में नहीं था, आजकल ये बहुत चलित चीज हो गया। इवन आप अपना फोन का भी इंश्योरेंस कराते हैं। अरे विराट कोहली ने तो अपने दाढ़ी का भी कराया है। मतलब सोच रहे हो क्या क्या चीज आ गया। यहां लोग अपने बाप का या बाप अपने बेटे का नहीं करा रहा है, और तुम लोग बेटा फोन का करा रहे हो। ये तो हद हो गया ना। वॉच का कराते हैं आजकल इंश्योरेंस, क्या बात है। बट वॉच और ये सब चीज का इंश्योरेंस कहीं स्क्रैच ना आ जाए। हाँ, रोनाल्डो अपने लेग्स का, जैसे उसका कोई टंगड़ी तोड़ के कोई खाने वाला है, मतलब कुछ भी चल रहा है अभी तो मतलब वैल्यूएशन कैसे करेगा? तो ये सोचता हूं दाढ़ी का एक एक बाल का वैल्यूएशन कैसे करेगा। इंश्योरेंस चार्जेस, ये आजकल बहुत प्रचलित खर्चा हो गया है एक, जो जनरली लोग, कई बार क्या होता है आते आते माल खराब हो जाता है, दब जाता है, खराब, ये सब चीज के चक्कर में इंश्योरेंस कराना बेटर है कि अगर कुछ होता भी है तो वो ठीक हो जाए। तो वो जो इंश्योरेंस चार्जेस आप पे करते हो कंपनी को, वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आया कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और
ब्रोकरेज। कई बार आप कभी भी कोई चीज परचेज करते हो और आपको वेंडर के बारे में पता नहीं होता, तो आप कोई दलाल ढूंढते हो, यानी मिडिलमैन ढूंढते हो, एजेंट ढूंढते हो, एजेंसी ढूंढते हो जो आपको वो चीज प्रोक्योर करके दे दे, तो उसको जो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हो वो आपका कमीशन और ब्रोकरेज होता है और वो कॉस्ट का पार्ट है। अब जो लोडिंग और अनलोडिंग करते वक्त चार्जेस लगा, नॉट दैट लेट चार्ज, नॉर्मल चार्ज जो लगा, जो आप एक आदमी रखे थे ताकि वो उठा के आपके दुकान तक ला पाए, और वही चीज उस समय वो एक वर्कर आपका वो काम कर रहा है वहां पे, तो उसको वी कॉल लोडिंग या अनलोडिंग चार्जेस, जो आपने जनरली लेबर को देते हैं। जनरली ह्यूमन पावर ही इसमें लगता है, बट अगर कोई मशीन भी, क्रेन भी काम कर रहा है तो वो भी आता है। तो वो जो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस जो पे करते हैं वो आता है। और वैसे ही फ्रेट इनवर्ड, ये जो लाने का खर्चा है, ये जो लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जो ट्रक वाला लिया आपसे, ये जो चार्जेस लगा, वो भी इसके कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ग्रेट। और ये एक नया कुछ आया, वाओ, ये क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स। वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त चीज। मतलब इसको तो मैं कैसे समझाऊं आपको। नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स, स्विगी मंगाते हो खाना, पैकिंग चार्जेस बोल के आजकल ऐड होता है। पहले तो चलो फ्री में करता था, आजकल अब पता ही है सब मंगाएगा ही, तो पैकिंग चार्जेस बोल के ऐड होने लग गया, जहां वो आपसे 5-5 रुपया डब्बा का लेता है। इतना मस्त डब्बा भेजता है, उसमें भी अपना मार्केटिंग किया हुआ, और अगले दिन अपने वही मम्मी टिफिन में डाल देती, वही डब्बे में तोरू का सब्जी आता है, कागज में लिपटा हुआ फलका आता है, वही चीज है। क्या कर सकते हैं, अपना यही जीवन है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स है, जो वो नहीं बोलता है कि भाई सुन ना, हम वापस दे देगा तेरे को, तुम रुपया दे दे, वो नहीं होगा, ये तुम रख लो, हम जोड़ दिए इस खर्चे को, ये हमको वापस नहीं चाहिए। तो ये आपका परचेज कॉस्ट में ऐड होता है। अगर कोई कार्टन आ रहा है जिसमें आपका ये प्रोडक्ट आ रहा है और वो कार्टन का खर्चा भी आपका लग रहा है, तो वो खर्चा जो आप रिटर्न नहीं कर सकते वो कार्टन उसको, तो वो आपका पार्ट ऑफ दी खर्चा बनता है। जैसे आप कई बार जब आप लोग का प्लान बनता है, जैसे अभी बनेगा दुर्गा पूजा में वैदिक विलेज एंड ऑल का, आप लोग ये बड़े बड़े आइस के ट्रेज लेके जाते हो, आइस भर के एकदम थर्माकोल का डब्बा में, या आप पानी का जार लेके जाते हो और उसका डिस्पेंसर लेके जाते हो, और उसके बाद जहां से खरीदते हो आप उसको बोलते हो यार हम ये रिटर्न कर देगा, ये तो तेरे को हम वापस दे देगा, तो तुम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रख ले, और फिर जब मैं रिटर्न करूं तो तुम मेरे को वो पैसा वापस दे देना। तो बताओ, यदि वो चीज रिटर्नेबल है तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? वो आइस ट्रे जिसमें आप वो लेके गए, वो थर्माकोल का डब्बा पूरा, जिसमें पूरा भर भर के आइस वैदिक विलेज में पूरा एकदम पानी पानी कर दिए, क्या वो कैलकुलेट होगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बताइए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है। अगर कुछ रिटर्नेबल कंटेनर्स है, यानी वो आप उसको वापस कर दोगे, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। और अगर वो कॉस्ट लगा भी, पहले वो ले भी लिया कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के, तो वो रिटर्न कर देता है आपको, रिफंडेड। तो इसीलिए वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट, नहीं, ग्रेट। तो ये सब हुए जो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, और ये सब हुए जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ऊपर वाले 3 थे जो अपने को सेट ऑफ, मतलब एक तरीके से कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, और बाकी के नीचे वाले 6 हुए जो कॉस्ट को बढ़ाते हैं। नोट्स में अपने 2 से लेके 6 कंटिन्यू पढ़ लिए साथ में, एक 1 बच गया विच इज कैश डिस्काउंट। अगर आपको कोई कैश डिस्काउंट मिलता है तो ये आपका कॉस्ट का रिड्यूस नहीं करेगा, ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉस्ट है, यानी ये आपने फाइनेंशियल दिमाग लगा के पे किया है। तो अगर आपने फाइनेंशियल दिमाग लगा के पे किया, यानी आपने ये बोला यार अभी देने से कैश डिस्काउंट दे रहा है, बाद में देने से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आपने वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगा के कि आज देना फायदेमंद है, कि आज से 3 महीने बाद देना फायदेमंद है, वगैरह वगैरह करके ये डिसाइड किया कि नहीं आज ही पे कर देते। तो आज पे करने से कई बार क्या होता है, वो आपको कुछ और भी डिस्काउंट देता है जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट।
बट वो कॉस्ट से रिड्यूस नहीं होता है, वो आपका अलग से एक तरीके का प्रॉफिट होगा, मतलब आपका एक क्या बोलूं, क्रेडिट हो जाएगा आपके इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे। ठीक है, अब आपका ये कैश डिस्काउंट कॉस्ट से रिड्यूस ना होके इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस रहता है और इस वजह से ये इग्नोर किया जाता है। मतलब अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है तो वो आपके लिए एक इंटरेस्ट इनकम है, फाइनेंशियल चार्ज नहीं, फाइनेंशियल इनकम, मतलब फाइनेंशियल चार्जेस एज एन इनकम। डन। क्या लिखे हो शुभम? ओ समझ गया, मेरे ही डायलॉग मेरे पे मार रहे हो। 10 रुपए दे तुरतुरे, हाँ गजब फेमस हुआ है। बहुत रील्स देख रहे हो, इधर ध्यान दो। क्या सबको पार्ट नंबर 2 क्लियर है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कई बार ऐसा समझ भी आ सकता है, वो जो प्रोबेबिलिटी है ना कि दूसरे टॉपिक से आएगा तो है ही, बट दूसरे टॉपिक अगर कहीं से आएगा तो वो भी एक, ये भी एक टॉपिक है जहां कंप्यूटेशन। डन। नेक्स्ट पॉइंट में चले। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे किया जाता है भैया? सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स, या एबीसी टेक्निक, या रेशियो टेक्निक, जिसमें मैंने आपको जो बोला कि सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से समझना है। आइए, सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स, जैसे वर्ड भी है क्वांटिटेटिव, मतलब कुछ लेवल सेट करना क्वांटिटी का, जिसके लिए आपको कुछ वर्ड्स आने चाहिए जो मैंने आपको समझाया है क्लास में भी और अभी भी समझाऊंगा, फटाफट में ध्यान से सुनना। एक वर्ड जो आपको आना चाहिए वो है कंजम्पशन या यूजेस पर टाइम पीरियड। डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, जैसा भी समझ में दे उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो ये क्या है भैया? ये वो है कि एक दिन में कितना कंज्यूम हो सकता है, टाइम पीरियड अगर डेज ले तो, यानी हाउ मच डायरेक्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कंज्यूम हो सकता है क्या करने के लिए? फाइनल आउटपुट बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि एक दिन में मैं वो फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए कितना कंजम्पशन करता हूं। ये 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, मिनिमम कंजम्पशन, कम से कम मेरा हर दिन इतना तो कंज्यूम होता ही है। एक होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट इतना कंजम्पशन कर सकते। और एक होता है नॉर्मल, मिनिमम कंजम्पशन 2 पैग, मैक्सिमम कंजम्पशन आई थिंक 20 पैग, नॉर्मल कंजम्पशन 4 से 5 पैग। भैया ये किसका आप पैग बता रहे हैं? अविनाश भैया का। भैया क्या चीज का पैग बना रहे हैं? चाय का। तो ये जो पैग्स मैंने बनाया, 30 ml का चाय पीते हैं, वो 30 नहीं 60 ml का पी लेते हैं। तो 60 ml का चाय कम से कम, आप क्या सोच रहे थे? आपने लगता है एग्जाम्पल में 2 चीजें गलत सोची, एक इंसान गलत पकड़ा होगा और एक चीज भी गलत पकड़ा होगा पक्का। ठीक है, आपको जैसा समझना चाहे, जो आप सोच रहे हैं या जो मैंने बोला, मेरे को इस कॉन्सेप्ट से मतलब है, विच इज मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। मिनिमम सबसे कम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, नॉर्मल जो होना बीच में चाहिए कहीं कहीं। भैया आपने जो एग्जाम्पल लिया उसमें मिनिमम 2 था, मैक्सिमम 20 था, तो हमें लगा नॉर्मल 11 होगा। कैसे लगा आपको नॉर्मल 11 होगा? 2 + 20 22 डिवाइडेड बाई 2। ये जो आपने किया ना, इसको नॉर्मल नहीं बोलते, इसको एवरेज कंजम्पशन बोलते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन सम्स में दिया हुआ होगा, जैसे मैंने दिया 5 पैग या 6 पैग, 6 पकड़ लेते, 6 पैग। बट ये 6 पैग अगर सम्स में ना दिया हुआ हो, यानी नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हुआ हो, तो आप एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे। जैसे आपने बोला वो 11 पैग, और वो निकला कैसे? बस वैसे ही जैसा आपने बोला, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 करके।
बिल्कुल। तो ये है पहला टॉपिक, कंजम्पशन या यूजेज पर टाइम पीरियड। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करने के लिए। जनरली मैं देखता हूं लोग ये सब सम्स ठीक से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका ये बेसिक नॉलेज ही कमजोर है, और मैं ज्यादा फोकस यहां दे रहा हूं इसीलिए। ओके सर, कि क्या ना होने से क्या निकाले, कब क्या यूज करे, वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट आता है लीड टाइम, जिसको अपने डिलीवरी टाइम और रीऑर्डर पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये तीन नाम है एक ही चीज के, जो बोलते हैं कितना देर लगा। किसके में कितना देर लगा भैया? जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, अरे इतना पैग ले आना, सप्लायर को, मामा को, चाय के मामा ही होते हैं, मामा को, एंड द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, मामा जब मेरे को वो पैग भेजे, उस दौरान जो टाइम लगा उसको वी कॉल लीड टाइम। ये भी क्या हो सकता है भैया? हो सकता है अविनाश भैया को पैग मिलने में 1 घंटा मिनिमम लगता हो, मामा 1 घंटा लेता ही है आने में, दूर है थोड़ा भाई, दुकान और बंद रहता है और चुपके से लाना पड़ता है। और हो सकता है मामा को 4 घंटा लग जाए, बहुत हैवी डिमांड चल रहा है उस दिन, समझ रहे हो? तो जैसे 2 अक्टूबर के एक दिन पहले वाला दिन, हाँ, तो 2 घंटा लग सकता है, 5 घंटा लग सकता है, मैंने कितना लिया था 6-7 घंटा, जो भी 8 घंटा लग सकता है, सपोज 2 घंटा 8 घंटा मैक्सिमम लगता है जब दुकान में भीड़ हो। और मोटा मोटी देखे नॉर्मली कितना टाइम लगता है मामा को लाने में, नॉर्मली देखे तो 4 घंटा लगता होगा, 4 घंटा, 2 घंटा 8 घंटा और 4 घंटा। बट अगर ये 4 घंटा का हिसाब ना दिया हुआ हो, नॉर्मल लीड टाइम ना दिया हुआ हो लाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि भैया नॉर्मल लीड टाइम इज एवरेज लीड टाइम विच इज अगेन मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, विच मीन्स 2 आवर्स प्लस 8 आवर्स बाय 2, यानी कि 5 आवर्स। बिल्कुल, नाग पंचमी से पहले जैसे दूध लगता है वैसे ही, क्या बोलूं, छोड़ो। तो ये हुआ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना चाहिए, कंजम्पशन और लीड टाइम। कंजम्पशन पर टाइम पीरियड एंड लीड टाइम पीरियड। जो भी अगर कंजम्पशन पर डे है तो लीड टाइम भी डेज में, लीड टाइम डेज में तो कंजम्पशन भी डेज में, मतलब इन दोनों में सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सिंस आपको ये ए और बी क्लियर हो जाएगा तो आप एक एक करके बाकी चीज निकाल पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उठता है कि भैया जब फोन करके अविनाश भैया ऑर्डर देंगे तो वो कितना ऑर्डर देंगे? यानी हो सकता है अविनाश भैया एक साथ काफी चाय मंगाते हो, स्टॉक में रखते हो, क्योंकि कभी भी मूड बन सकता है ना, तो मूड बनेगा तो उसके लिए सिंस मामा टाइम भी लगाते हैं तो अपने पास रहना चाहिए। कभी अचानक से मेरे जैसे गेस्ट आ जाए, या मेरे नहीं उनके कोई फ्रेंड आ जाए जो चाय पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, तो मेरे जैसे नहीं कोई उनके फ्रेंड आ जाए जो चाय पीते हैं, तो उसके लिए भी तो पड़ा होना चाहिए, या उनको ही अपने कंजम्पशन के लिए, रेगुलर डे टू डे कंजम्पशन के लिए चाय चाहिए। तो सिंस हमें मालूम है वो आदमी टाइम लगाता है, तो हो सकता है कभी वो आदमी अपने लिए चाय पहले से तैयार रखे। तो उस चीज के लिए अगर अपने बात करें तो उसको बोलते हैं कि भैया जब वो आदमी फोन करके ऑर्डर करने वाला होता है अविनाश भैया, तो वो सोच रहा है कितना ऑर्डर करे एक बार में, तो वो जो एक बार में कितना ऑर्डर करे वो सम्स दे देगा, वो सम्स दे देगा। इसको अपने बोलते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बुलाते हैं? री ऑर्डर क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, री ऑर्डर क्वांटिटी, ROQ, सम्स दे देगा। इट वुड बी गिवन इन क्वेश्चन। बट इफ नॉट, ना दे तो क्या भैया, कैसे हम कैसे निकालेंगे ROQ? आप ROQ नहीं निकाल सकते, आपको तब EOQ निकालना होगा और EOQ को ROQ मानना होगा। भैया ये क्या गाली तो नहीं दे रहे हैं ना? ना, गाली नहीं है, सुनना क्या बोल रहे हैं। आपको इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी थ्योरी अप्लाई करके जो विल्सन जी ने दिया था, कैलकुलेट करना होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या करना होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
और यूज करना होगा ईओक्यू को ही आरओक्यू, मतलब जहां जहां फॉर्मूला में आरओक्यू यूज होता है अगर वो नहीं दिया हुआ हो तो ईओक्यू को आरओक्यू मान लेंगे। ठीक है, ठीक। तो भैया ये ईओक्यू थ्योरी क्या है ये तो बताइए, आओ बताता हूं। थ्योरी ऑफ ईओक्यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जल्दी जल्दी बट थोड़ा डिटेल में। भैया ये कैसे हो सकता है, आओ मैंने करके रखा है, आओ। अजम्पशन फॉर्मूला, अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं, क्योंकि देयर इज अ थ्योरी जो विल्सन जी ने बोला है, वेयर कम्स थ्योरी देयर कम्स सर्टेन अजम्पशन, जो वो आदमी सोचा होगा और उस बेसिस पे कोई एक रफ एस्टिमेशन निकाला होगा कि क्या है वो बेस्ट लेवल जो हमको ऑर्डर करना चाहिए, इतना चाय तो घर पे होनी ही चाहिए, वही लेवल की बात करेंगे। क्लास में मैंने मम्मी का एग्जाम्पल दिया होगा, याद होगा आटा का, आप लोग को याद होगा क्लास में अपने आटा का भी एग्जाम्पल लिए थे। मम्मी ये जी वो जी को फोन करके बोलती है। हाँ आओ, तो यहां मैं बात करता हूं आपको अजम्पशंस का। सबसे पहला अजम्पशंस है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं वो एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मालूम, वो ये वर्ड्स ही ठीक से याद नहीं करते, वो सिर्फ एनुअल रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इवन कॉपी में उनके ये लिखा हुआ होता है, चाहे मतलब ट्यूशंस और में भी, और या जब पढ़ते हैं, मैं बड़ा प्रिसाइजली इसको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट वर्ड बुलाता हूं। क्योंकि आप यहां क्या गलती करते हो, कई बार क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ होता है बट वो आउटपुट का दिया हुआ होता है और आप उसको ले लेते हो, बट आपको चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट, यानी साल भर में कितना मटेरियल चाहिए। और विल्सन जी ने माना कि वो चीज मेरे को ऑलरेडी नोन इन एडवांस है, मतलब आने वाले साल में मैं कितना मटेरियल कंज्यूम करने वाला हूं वो मुझे आज पता है। ये थोड़ा बादू अजम्पशन बट मानना पड़ेगा, ये चलो ठीक है, एस्टिमेट करके रखा हुआ है। और तो और ये भी बोल रहे हैं कि इट इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट देयर, यानी हर वक्त इक्वल लगता है। मतलब अगर एक दिन में 20 चाय लगता है तो हर दिन 20 चाय लगता है, यानी टोटल में कितना लगता है आप निकाल लो। एनुअल रिक्वायरमेंट यानी एक दिन में अगर 20 चाय यूज होता है तो हर दिन 20 होता है। एक महीने में अगर 500 चाय यूज हो रहा है तो हर महीने 500 चाय यूज हो रहा है। बट दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि सीजन के टाइम ज्यादा यूज होना चाहिए, नॉन सीजन के टाइम कम। बट ये मानते हैं कि इवनली स्प्रेड है, इवनली स्प्रेड है उस टाइम पीरियड में। तो आप लोग प्रोपोर्शनेटली कोई भी चीज कभी भी निकाल सकते हो, यानी ये साल भर का दिया है तो एक महीने का निकाल सकते हो, एक महीने का दिया है तो साल भर का निकाल सकते हो। तो अगर महीना भर का दिया है, वीक्स का दिया है, डेज का दिया है, तो रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड से इंटू करके आप क्या निकालोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट, मंथली नहीं ईयरली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके सर, जिसको अपने बिग ए से डिनोट करेंगे। ओके सर, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भैया ये होता क्या, मैंने नीचे समझाया है बट ले सुनो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको स्मॉल ओ से डिनोट कर रहे हैं, कि ऑर्डर करने का जो खर्चा लग रहा है। जैसे अविनाश सर ने फोन उठाया तो उसका फोन चार्जर लग रहा है, तो भैया आजकल तो जियो है, तो जियो का भी तो 555 का रिचार्ज भरवाना पड़ रहा है, तो वो प्रोपोर्शनेटली जो लग रहा है एक एक बार ऑर्डर करने का, वो भी तो सोचो। एक आदमी को भेज रहा है चाय लाने के लिए, वो भी तो सोचो। तो ऑर्डर करने का जो कॉस्ट है सपोज, तो वो जो ऑर्डर करने का मेरा कॉस्ट है, ऑर्डर के टाइम करने का जो मेरा कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है मेरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब भैया ऑर्डर करने के लिए आप आदमी भेज रहे हैं कि चाय मंगवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। मैं बोला जाके ऑर्डर करके आता, ये परचेज कॉस्ट नहीं है जो आप बोल रहे थे भैया वो तो आ जाएगा ना उधर ना, ये मैं उसको भेजा हूं जाके बोल के आ उसको 20 चाय भेजना। तो ये जो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है आप चाहो एक बार में 20 का ऑर्डर दो, चाहे आप एक बार में 500 का ऑर्डर दो, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, वो हमेशा सेम ही लगेगा। भैया इसमें आता क्या क्या है डिटेल में थोड़ा बताएंगे, जरूर नीचे चलेंगे और बताऊंगा, बट पहले मैं एनुअल रिक्वायरमेंट का जो अजम्पशन था उसको नीचे लिखाऊं कि इससे क्या इन्फरेंस या कुछ इंटरप्रिटेशन अपने कर सकते हैं। सबसे पहला कि ये ए वुड बी गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। ए सम्स में दिया हुआ रहेगा, बट अगर मंथली दिया हुआ है तो ईयरली आप निकाल लोगे, वो तो आपको करना आता है। इनपुट का एनुअल रिक्वायरमेंट सम्स में दिया हुआ होगा, बट अगर नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉजिक, क्योंकि ये सम्स पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बात मैं अभी बोलूंगा ये 2 तरीके से निकल सकता है। पहला,
एनुअल डिमांड ऑफ आउटपुट, जो सम्स में जनरली दिया हुआ रहता है कि अल्टीमेटली इतना बनेगा साल भर में, तो अगर वो दिया हुआ है कि साल भर में एनुअल आउटपुट कितना बन रहा है, फिनिश गुड्स कितना बन रहा है, उससे आप इनटू कर देंगे इनपुट रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना इनपुट लग रहा है, कितना केजीज लग रहा है, उसको आप इनटू कर देंगे टोटल एनुअल आउटपुट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट। यह हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड है अगर सम्स में नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये वाला बात नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड, कि नॉर्मल कंजम्पशन आपको दे दिया कि एक दिन में इतना कंज्यूम होता है, एक दिन में इतना कंज्यूम होता है, नॉर्मल कंजम्पशन, ध्यान से सुनना, नॉर्मली एक दिन में इतना कंज्यूम होता है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, नॉर्मल कंजम्पशन। अगर नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड दे दिया, और वी नो नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड देने से क्या करोगे आप, नंबर ऑफ टाइम पीरियड पर एनम इंटू कर दोगे। यानी अगर बोलता है कि एक दिन में 20 केजीज लगता है, तो इंटू 365 करके आप क्या कर लोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लोगे। ये भी मेथड अलाउड है, 1 भी अलाउड है। भैया अगर इंफॉर्मेशन 1 का हो, 2 का हो ही नहीं, यानी नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन ही ना दे, तो 1 यूज करोगे। भैया नॉर्मल कंजम्पशन पर टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया है, 1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी आउटपुट ना बताया या इनपुट कितना लगेगा एक आउटपुट के पीछे नहीं बताया, तो क्या करेंगे, 2 करेंगे। भैया दोनों के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, तो एग्जाम में दोनों CA/CMA स्टूडेंट्स मेथड 2 फॉलो करेंगे, मेथड 2 फॉलो करेंगे एग्जाम पर्पस के लिए। मतलब नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नंबर ऑफ टाइम पीरियड पर एनम, मतलब एक साल में वो कितने बार है, अगर मंथ में है तो 12 मंथ, अगर वीक्स में है तो 52 वीक्स, डेज में है तो 365, उस हिसाब से। क्या सबको ए को रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डाउट क्लियर? बताएंगे प्लीज, बताएंगे प्लीज। ए से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डाउट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बात अपने पढ़े थे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगेन दिस वुड बी गिवन इन रूपी पर ऑर्डर, ये मिल जाएगा कि इतना रुपया लगा एक ऑर्डर का, सम्स में दिया हुआ रहेगा ओ। भैया ये ओ होता क्या, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, बता रहा हूं। ये तो था ओ पर ऑर्डर के हिसाब से, स्मॉल ओ इस पर ऑर्डर के हिसाब से। बट अगर मेरे को सम्स बोले व्हाट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जो आपको जानना है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता क्या है, तो सुनना। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज और ऑर्डर ऑफ मटेरियल सच एज द कॉस्ट टू इनवाइट द कोटेशन। पहले तो कोटेशन मंगवाना, किसका चाय बेटर है भाई, स्वाद करेंगे ना, देखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि कौन सस्ता में दे रहा है, कौन अच्छा चीज सस्ता में दे रहा है। तो कोटेशन इनवाइट करने का जो खर्चा लगता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, बताओ कोटेशन दो तुम लोग सब। बड़े बड़े बिजनेस में कोटेशन आता है कि किससे लेना चाहिए प्रोडक्ट, तो उसके पीछे जो खर्चा लगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो लगा कि परचेज ऑर्डर बनाने के पीछे जो खर्चा लगा, इंप्लॉय का जो खर्चा लगा जो डायरेक्टली ये प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए लग रहा है, ताकि लेना चाहिए कि नहीं ये बता रहा है, उसके लिए भागा दौड़ी कर रहा है, उसको उसका जो खर्चा लग रहा है उस एक आदमी का, वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑर्डरिंग कॉस्ट के। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर एक साल में, क्योंकि अपने साल भर का बात कर रहे हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट साल भर का, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। वी नो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज स्मॉल ओ, अभी ऊपर बोला, विच इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, की एक बार में आप क्या फोन करके मंगा रहे हैं, और वो क्या फोन करके मंगा रहे हैं वही तो ROQ है, हाउ मच टू ऑर्डर। तो एक साल में कितना ऑर्डर आप देते हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज साल भर में कितना चाहिए डिवाइडेड बाई एक बार में कितना मंगा रहे हो, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू आर प्लेसिंग। साल भर में कितना चाहिए डिवाइडेड बाई एक बार में कितना मंगा रहे हो, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर यू आर प्लेसिंग, विच इज साल भर में कितना चाहिए इज ए, एक बार में कितना मंगा रहे हैं इज ROQ, तो दैट इज A बाई ROQ इंटू स्मॉल o इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आपका
ROQ बढ़ता है तो आप देख सकते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरेगा, डिनोमिनेटर बढ़ने से आंसर गिरता है। और सिंस कॉन्केव मेथड जैसे आप जानते हैं डिवाइड करने से इफेक्ट कैसा आता है, शुरू में तेजी फिर बाद में हौले हौले, जिसको कन्वेक्सिटी बुलाते हैं। बट सिंस आप लोग का मैथ्स माशाअल्लाह है तो ये सब वर्ड मैं बोलता नहीं हूं, तो ये एक ऐसा शेप दिखता है जिसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू कन्वेक्सिटी। बट ये जो कन्वेक्सिटी है ये एक क्या बोलूं, अगेन आपके लिए थोड़ा अटपटा वर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता हूं, मैथमेटिकल टर्म है। वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी एक मैथमेटिकल टर्म है, बट ठीक है, आप ये शेप बखूबी जानते हैं। जनरली ऐसे आप बहुत चीज बना चुके हैं, डिमांड कर्व वगैरह वगैरह। तो ये चीज हुआ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ। डन। जैसे जैसे ROQ बढ़ेगा टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरेगा। ओके सर, अब मैं बात करता हूं थर्ड अजम्पशन में, जो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर इनपुट, पर एनम, जिसको स्मॉल c से डिनोट करेंगे, इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। मतलब भैया ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है भैया, होल्ड करने का खर्चा, यानी इन्वेंट्री मेंटेन हो रहा होगा तो कहीं तो रेंट लग रहा होगा उसका, या उसको रखने के लिए उसका कुछ चार्जेस पे कर रहे होंगे। क्योंकि अगर घर पे रख रहे हो या मतलब सपोज लो अपना प्रॉपर्टी में रख रहे हो तो प्रॉपर्टी का ब्याज जा रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदे होंगे तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है। भैया इंटरेस्ट में नहीं, मैं खुद के पैसे से लिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है। भैया रेंट पे लिए तो भाड़ा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा ये हो गया। दूसरा इंश्योरेंस, तो ये सब चीज को अपने कैरिंग कॉस्ट भी बुलाते हैं। तो रखने का जो खर्चा होता है उसको कैरिंग कॉस्ट बुलाते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो वो बोल रहा है एक यूनिट के पीछे, एक इनपुट के पीछे जो कैरिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, यानी हर इनपुट का सेम कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, और वो साल भर कांस्टेंट है। वेरी गुड, ये तो क्या बात है, यानी साल भर ये सेम रहने वाला है। ठीक है, अब आओ टोटल कैरिंग कॉस्ट पढ़ते हैं, होता क्या है। These are the cost for holding या carrying of inventory in store, such as cost of fund invested in inventories। जो भी खर्चा लगा उसको इन्वेंट्री में, फंड्स लगा इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस, जो भी खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है अपना उसको वी कॉल टोटल कैरिंग कॉस्ट, रेंट वगैरह वगैरह। ठीक है सर, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है भैया बताएंगे आप। आपने साल भर में कितना इन्वेंट्री होल्ड किया है, विच इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री ऑफ इनपुट पर एनम। एक साल भर में का क्या एवरेज इन्वेंट्री है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर इनपुट पर एनम, क्योंकि ये इनपुट में है, कितना रॉ मटेरियल होल्ड किया एवरेज में पूरे साल भर में, इनटू क्या बोला, इनपुट कॉस्ट, जो कैरिंग कॉस्ट लगा एक इनपुट के पीछे एक साल के लिए। रूपी, ये भी रूपी में है, पर इनपुट पर एनम, ये मैंने ऊपर लिखा है। सी वुड बी गिवन इन रूपी पर इनपुट पर एनम। बट अगर ये परसेंटेज में दिया हो, जैसे बोला हो 2%, 4%, तो आपको रूपी पर एनम में निकालना होगा। कैसे? देन कैलकुलेट इट एज, कैसे, जो भी परचेज कॉस्ट देगा कि अल्टीमेटली इस गुड का परचेज कॉस्ट इतना है, 200 रुपए का प्रोडक्ट है, ये इनपुट 200 रुपए का है, तो 200 रुपया इंटू वो 2%, यानी 4 रुपया तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट हो गया। एक यूनिट का जो परचेज कॉस्ट है इनपुट का, वो इंटू कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज विल गिव यू रूपी में। जब भी परसेंटेज में दे पहले रूपी में निकालना, और अगर एनम वाइज नहीं मंथ वाइज है तो पहले एनम वाइज निकालना। डन, ठीक। तो ये करने से आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है भैया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके इनटू वही सी चल रहा है। ओपनिंग मतलब जो शुरू में रखे होंगे, दैट इज योर पहली बार जब ऑर्डर किए होंगे, पहली बार भी जब ऑर्डर किए होंगे तो ROQ ही किए होंगे, और आखिर में जाके माल खत्म होगा ना, आप वो पीरियड में क्या होगा, आया खत्म हुआ, फिर किए फिर खत्म हुआ, फिर किए फिर खत्म हुआ, फिर किए फिर खत्म हुआ, यानी अल्टीमेटली अगर पूरे साल भर में देखे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में, ओपनिंग में ROQ पड़ा और क्लोजिंग में कुछ नहीं पड़ा, यानी 0। भैया क्यों, ROQ आ रहा होगा ना, आ रहा होगा तो वो अगले दिन का हुआ, क्लोजिंग इज 0, अगले दिन सुबह सुबह आया, आज रात को 0 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड
आर ओ क्यूब प्लस 0/2, जहां से आया फॉर्मूला ROQ/2 इंटू सी, किसका? टोटल कैरिंग कॉस्ट का। एंड अगेन एज यू सी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, जैसे जैसे ROQ बढ़ेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा, और हेंस इसका एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, और 2 भी एक कांस्टेंट फिगर है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे ROQ बढ़ता है। एक बार में अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा। डन। तो भैया EOQ ऐसा क्या हुआ? EOQ मतलब क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसा कितना ऑर्डर करे बेस्ट? कोई भी चीज बेस्ट कब होता है? जब मेरा कॉस्ट सबसे कम लगे। तो EOQ पे अपने बोलते हैं एट EOQ दिस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट टुगेदर इज मिनिमम। EOQ वो लेवल है जहां ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे कम है, और पता है जहां ये सबसे कम है वहां ये दोनों इक्वल होता है, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। देखो मैंने वो डायग्रामेटिकली दोनों डायग्राम को मर्ज किया और यहां पे ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट का डायग्राम बनाया। ये था आपका ऑलरेडी डायग्राम जो आपको मालूम है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये था डायग्राम कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को मर्ज किया तो ये डायग्राम मिला, और देखो जहां ये मिनिमम है वहीं ये दोनों मिल रहे हैं, और वो लेवल को EOQ बुलाते हैं, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली इस कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो इस तरीके से वी से कि ये इसको मिनिमम करने के चक्कर में, यानी ये दोनों को इक्वेट किए, यानी इस इक्वेशन को TCC का जो ये वैल्यू है और जो TO का ये वैल्यू है, इन दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे तो वो ROQ से EOQ बन जाएगा, इक्वल है जहां ROQ विल बी EOQ एट दैट पॉइंट। तो EOQ का फॉर्मूला आया वहां से ये √2AO/C, जहां A आपको पता है, O आपको पता है, C आपको पता है। क्लास में अपने इस चीज को पूरा एक क्लास में समझे थे, यानी 1.5-2 घंटा लगा था, बट अभी मैं इसको जिस्ट में शायद 15-20 मिनट में समझा पाया। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। और अगर मैं टोटल कॉस्ट कई बार सम्स में पूछता तो लोग जनरली यही दोनों निकाल के आ जाते हैं, नहीं परचेज कॉस्ट भी ऐड कीजिएगा विच इज द टोटल कॉस्ट, जिसके बेसिस पे काफी सम्स अपने किए थे, और डिस्काउंट मिलता है तो क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। याद आ रहा है आपको? क्या मैक्सिमम डिस्काउंट मिलना चाहिए, उस टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी बताइए क्या सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स क्लियर है? क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन टॉपिक यही था। बताइए प्लीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सब क्लियर? ग्रेट। याद आ गया होगा, रिफ्रेश हो गया होगा सारी बातें पुरानी। ग्रेट। अभी मेरे यहां से पढ़ लो, उसके बाद ये जब बुक आपको मिलेगा आप ये बुक से आराम से एग्जाम से पहले भी देखोगे चलेगा। तो अभी हड़बड़ी मत करो, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज को कराना, और ये करवाना है मेरे को, और मैं करवा के रहूंगा, और मेरा वादा है ये बुक आप तक पहुंच जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, और वो भी बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पे। आपका एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आप तक रहेगा ये किताब, तो आपके पास 4 बार आप पढ़ पाओगे इस किताब को। हाईएस्ट ये किताब आपका 100 पन्ने का रहेगा, जिसको आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है, अंडरलाइन, सिर्फ आपको पढ़ना है। इस किताब को तो मतलब ऐसा है ना कि इसको आप सजा के भी रख पाओगे आगे के लिए भी। आओ अभी सिर्फ सुन लो इस ज्ञान को रिपीट, और ये वीडियो यूट्यूब पे ये वीडियोस अपलोडेड रहेंगी, अगर उस समय भी आपको हार्ड कॉपी के साथ एक बार दोहराना हुआ तो कर लेना, ठीक है ना। सॉरी फॉर द डिले, बट द थिंग इज आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मैं एकदम टाइम दे के इसको बनाऊं, और क्लासेस के दौरान मेरे को इस चीज़ को करने में समय लगता है, तो मेरे को जैसे जैसे इस चीज़ पे कंसंट्रेट करके अच्छे से बना पाऊँ उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए। और तो और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा निकलेगा ना लास्ट में कि आप इस पे बेट करके जा सकते हो कि बस ये कर लो काम खत्म। आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से वो चीज़।
और पुराने चैप्टर्स वाले भी। योर सपोर्ट इज नीडेड, नथिंग एल्स, वी विल डू इट टुगेदर। आओ, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल अगला चीज। ये क्या बात हुआ भैया? अभी तो आपने बोला रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कब ऑर्डर करे भाई, कितना ऑर्डर करे तो ठीक है, एक बार में कितना फोन करके घुमाए वो ठीक है, बट घर पे देखना तो पड़ेगा कितना चाय पड़ा है कि कितना कब मंगाए। सर लीड टाइम होने से ईओक्यू में डिफरेंट कुछ होता है क्या? नहीं समझा आपका बात गौतम। लीड टाइम होने से मतलब ईओक्यू निकालेंगे तो वही तरीके से ना, ईओक्यू निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया। लीड टाइम से आपको मतलब नहीं समझा, वो यहां काम आएगा। लीड टाइम्स वाले कंसेप्ट अब काम आएंगे। यहां देखो, रीऑर्डर लेवल यानी कब ऑर्डर करे। कब ऑर्डर करे मतलब भैया ऐसा कितना माल घर पे पड़ा है कि अब फोन घुमाने का दरकार है, चलो भाई तुम ये माल भेज दे, तो दैट इज कॉल्ड व्हेन टू ऑर्डर, यानी एट व्हाट लेवल, व्हाट क्वांटिटी लेवल वी शुड ऑर्डर। ऐसा घर पे कितना माल पड़ा है कि अब फोन घुमाने का टाइम आ गया है, दैट इज कॉल्ड ROL, विच इज इक्वल्स टू कि आप कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं इनटू कितना मैक्सिमम लीड टाइम वो आदमी लगाता है लाने में, इनटू कर दीजिए। जब इतना स्टॉक आपके घर पे हो आपको फोन घुमा देना चाहिए। मतलब भैया जो अपने बात किए थे ना कि मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम मतलब वो पता है मेरे को कि मैं एक दिन में 20 पैक पी सकता हूं, और तो और उस आदमी को 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, यानी 20 × 8 160 चाय जब घर पे पड़े हैं, पैग्स घर पे पड़े हैं, 160 जितना पैग घर पे पड़ा है, ऑर्डर कर देना चाहिए। भैया जल्दी ला दिया तो अरे तो दिक्कत क्या है, बट अगर लेट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए मैक्सिमम इंटू करते हैं, क्योंकि इससे लेट तो होगा नहीं। यानी 160 पैक जब तक मैं खत्म करूंगा पक्का है माल तो आ ही जाएगा। भैया गजब पियक्कड़ है अविनाश भैया, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब जब ऐसा होगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे घर पे हाईएस्ट स्टॉक, हाईएस्ट नंबर ऑफ चाय, हाईएस्ट नंबर ऑफ पैक्स कितना पड़ा है वो निकालने का बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। गिने तो देख रहे हैं ये हाईएस्ट मेरे घर पे स्टॉक रहता है, इससे ज्यादा कभी आज तक स्टॉक हुआ नहीं है। हाईएस्ट स्टॉक लेवल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ईयर कैसे निकलता है भैया वो? दैट इज कैलकुलेटेड एज ROQ या EOQ। सिंस मैंने बोला अगर ROQ दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो EOQ निकालेंगे और ROQ मानेंगे। जो आपने ऑर्डर किया और वो आ गया, ऑर्डर किया बट वो आने में कुछ तो टाइम लेगा, कुछ मिनिमम टाइम तो लेगा, विच वॉज क्या 2 घंटा, और उस दौरान आप कुछ मिनिमम तो कंज्यूम करेंगे। क्या था वो कि भैया हम 2 चाय तो पीते ही हैं, 2 × 2 यानी 4 पैग तो आप कंज्यूम कर ही लेंगे जब तक ये आए, तो दैट इज रिड्यूस्ड विच इज मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो इतना टाइम जब आपने ऑर्डर प्लेस किया उस समय तक और वो जब आया घर पे माल पहुंचा, ये हुआ घर पे माल आ गया, उस समय तक आपने इतना तो कंज्यूम कर लिया होगा। कहां से भैया? ये कंज्यूम यहां से थोड़ी किया, ये कंज्यूम तो आपने अपने स्टॉक से किया, विच वाज ROL। क्योंकि जब आपका ROL था, एट द टाइम ऑफ ROL यू प्लेस द ऑर्डर, तो ROL था, ROL से क्या हुआ, वो स्टॉक कम हो गया, 4 पैक कम हो गया और नया माल आ गया, तो दैट इज द मैक्सिमम लेवल। उससे ज्यादा माल कभी हो नहीं सकता। यानी ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर टाइम पीरियड इनटू मिनिमम लीड टाइम जो निकलेगा, प्लस ROQ या EOQ, जो मैंने क्लास में आपको एक एक बात समझाया था एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इस फॉर्मूला को रीफ्रेम कर दिया हूं इजी करने के लिए। ROQ या EOQ प्लस ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, टोन याद रखो, ठीक है सर।
इसके बाद आता है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको अपने बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, कि यार कम से कम स्टॉक घर पे क्या हो सकता है। देखो, बीइंग वेरी थियोरेटिकल, इट कैन बी जीरो, कि घर पे कुछ माल बचा ही नहीं, बैठे हैं माल बचा ही नहीं। वो आखिरी दिन जब आया एकदम लेट किया, वो लेट किया और मैं भी मैक्सिमम कंजम्पशन कर लिया और देखा आज की रात मुझे बिना पैक पिए ही सोनी पड़ेगी, नींद ही नहीं आएगी। तो वो दिन वो होता है जिस दिन एकदम वो जीरो लेवल आ जाता है, तो एक ड्रॉप के लिए भी आप तरस रहे हैं चाय का। बट वो क्या होता है ना, वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिकली, यानी लोएस्ट प्रैक्टिकल स्टॉक लेवल एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जीरो नहीं होता, सर्टेन सेफ्टी लेवल होता है, जिसको अपने इसीलिए वर्ड क्या दिए, सेफ्टी स्टॉक, और उसको मिनिमम स्टॉक लेवल बोलते हैं, विच इज कैलकुलेटेड है कि यार मेरे घर पे जो ROL पड़ा था, यानी जब मैंने ऑर्डर किया था रिक्वायर्ड रीऑर्डर लेवल, उससे नॉर्मल कंजम्पशन हो गया इनटू नॉर्मल लीड टाइम लगा माइनस। भैया क्यों, मैक्सिमम माइनस इनटू मैक्सिमम कीजिए तब तो जीरो ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम इज ROL, तो ROL माइनस ROL जीरो। वो मैंने क्या बोला, दैट इज प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली यू कैन से दैट, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अपने मानते हैं नॉर्मल वाला कंजम्पशन हुआ होगा, तो ROL माइनस नॉर्मल इनटू नॉर्मल, दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल निकालते हैं कैसे भैया, और मीनिंग क्या है, मतलब वही जो नॉर्मली आपके खाते में हमेशा स्टॉक रहता है, एवरेज, विच इज क्या, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, बेस्ट तरीका। बट अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, विच इज मिनिमम से थोड़ा ऊपर, और वो थोड़ा ऊपर क्या है, ROQ या EOQ बाई 2। भैया दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा नहीं, तो भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जो आपका इच्छा। अगर ये दोनों का इंफॉर्मेशन है तो ए ही यूज करना चाहिए, बट अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का इंफॉर्मेशन नहीं है और वो निकल ही नहीं सकता, तो आप ये ही यूज करिएगा, अदरवाइज दोनों अलाउड है एग्जाम में, आपका नंबर कटेगा नहीं। ओके सर। फिर आया डेंजर स्टॉक लेवल और बफर स्टॉक, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेंजर फिर भी सम्स में आ सकता है। बफर स्टॉक तो मतलब क्या होता है भैया, कई बार कुछ क्वांटिटी रखते हैं कंटिजेंसी के लिए, कि सडन ऑर्डर आ जाए, कोई डिमांड ही नया आ जाए, जैसे कई बार वो घूम के बुआ घर आ जाती है, फूफा जी घर आ जाते हैं, तो उनके लिए भी तो चाय चाहिए, जबरदस्ती बस रखना तो पड़ता है ना, तो वो चीज के लिए अगर अपने को कुछ स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है भैया, कई बार क्या होता है, मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका होता है, ब्रेकअप्स एंड ऑल, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा मतलब मैं अविनाश की बात कर रहा हूँ, ब्रेकअप्स एंड ऑल, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो भाई अगले को कुछ ज्यादा चाहिए ना उस दिन, तो उस दिन जो ज्यादा चाहिए, यानी दिस इज द लेवल एट विच नॉर्मल इश्यूज ऑफ द रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड इमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। अब इमरजेंसी पीरियड आ गया, अब तो चाहिए मेरे को, नॉर्मल नहीं है, इमरजेंसी टाइम के लिए चाहिए, तो वो इमरजेंसी टाइम जो बोलते हैं उसको, उसके लिए आपको इमरजेंसी लीड पीरियड देगा, कि ये साल भर में ये 2 दिन होता ही है ऐसा, इनटू उस समय आप जरूर कोशिश करेंगे कम से कम पीने का चाय, और उसको बोलते हैं डेंजर स्टॉक लेवल। भैया सेफ्टी स्टॉक क्या था, मिनिमम स्टॉक लेवल का दूसरा नाम। डन। दिस कंप्लीट्स योर सेटिंग अप द क्वांटिटेटिव लेवल्स टॉपिक। 1 घंटा लग गया इस टॉपिक में, और 10 से 12 मिनट लगा था अपने को, शायद 20 मिनट लगा था अपने को उस टॉपिक में, मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन, तो इसमें 50 मिनट। ग्रेट, 50 मिनट में अगर ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है, जिससे पता है एक सम्स आए गए, तो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया ABC टेक्निक, जो मैंने बोला आपको, विच इज वेरी इजी सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ABC टेक्निक क्या बोलता है भैया, ये बोल रहा है मेरे को आइटम को कैटेगराइज कर देना चाहिए, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। आइटम्स को, स्टॉक्स को कैटेगरी वाइज बांट देना चाहिए। भैया ये कैटेगरी A में क्या आएंगे, ध्यान से सुनना। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल परसेंटेज, मतलब इसमें जो आइटम्स होंगे वो बहुत ही कम आइटम्स होंगे, बट
रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, मतलब ऑल्दो वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम रिक्वायर्ड है बट वैल्यू वाइज उनका क्योंकि प्राइस बहुत हाई होगा वो ज्यादा है, यानी क्वांटिटी वाइज कम बट वैल्यू वाइज ज्यादा, तो उसको वी कॉल कैटेगरी ए आइटम, जो कि जनरली ट्रेंड देखा गया कोई भी इंडस्ट्री में कि वो 10% ऑफ द टोटल आइटम होता है और वैल्यू वाइज 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू होता है। भैया कोई जरूरी है हर केस में 10-70 हो? अरे हर क्या, कोई जरूरी नहीं है ये 10-70 हो, बस ये एक जेनरिक वैल्यू जो देखा गया, एवरेज वैल्यू। हर कंपनी का अपना अपना तरीका होता है ए कैटेगरी बांधने का, चाहे 10 बोल लो, 20 बोल लो, 70 बोल लो, 60 बोल लो, तो आप इसको जज नहीं कर सकते, बट अगर सम्स इज साइलेंट तो आप ये बात लिख के आएंगे, यानी थ्योरी के लिए जनरली आएगा। सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता भी है तो सम्स बता देगा किसको किसको ए में डालना है, किसको किसको बी में डालना है, किसको किसको सी में डालना है, बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना बहुत जरूरी है कि ए में जनरली क्या आता है, बी में जनरली क्या आता है और सी में जनरली क्या आता है। तो 10% ऑफ द टोटल आइटम इन यूनिट्स बट 70% ऑफ द टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड ऑफ द इन्वेंट्री। आज इसी के बारे में बात करेंगे। निष्ठा बोल रही है भैया जुलाई 21 में यही आया था, तो उस पेपर को भी तो बनाना ही है। बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइस और हैवी रिक्वायरमेंट और बोथ, ठीक है। चल तो ये करने से क्या होगा, सिंस कैटेगरी ए होगा तो क्या आपको उसमें अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए, हैवी कंट्रोल होना चाहिए आपका उसमें, बिल्कुल, यानी उन स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वही बात बोल रहा है, आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी कैन बी कंट्रोल्ड एफिशिएंटली बाय यूजिंग अ रेगुलर सिस्टम, यानी इनके लिए एक अच्छा सिस्टम, रेगुलर सिस्टम बैठाना चाहिए। दैट इंश्योर्स नीदर द ओवर स्टॉकिंग नॉर शॉर्टेज ऑफ, ना इसका ज्यादा स्टॉकिंग हो ना शॉर्टेज आए। such a system plans its total material requirement by making budgets, the stock of the material controlled by fixing certain level like minimum, maximum and reorder level। इस केस में ये सब ऊपर वाली काम करने चाहिए। तो कैटेगरी बी क्या हो गया भैया, कैटेगरी बी में हो गया टोटल आइटम्स का 20% और वैल्यू वाइज भी 20%, ठीक है। इसमें सिंस मॉडरेट है तो हर चीज मॉडरेट रखोगे, यानी उतना कंट्रोल नहीं रखना है ए जितना, बट उतना भी कम नहीं रखना है जितना सी जितना। सी क्या होता है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, यानी वो टोटल आइटम वाइज तो हो सकते हैं बहुत ज्यादा लग रहे हो, जैसे नेल्स और वो सब जो मतलब होता है ना छोटे छोटे बटन्स, आइटम्स वाइज वो बहुत ज्यादा है, बट वैल्यू वाइज उनका कोई योगदान नहीं है, वेरी लेस, 10% अराउंड। तो उस चीज में इतना ध्यान देने का दरकार नहीं है, उस चीज में इतना कंट्रोल करने का दरकार नहीं है, थोड़ा बहुत गया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। इस चीज के लिए आप इधर आफ्टर 6 मंथ्स या साल भर में एक बार देख सकते हो। दिस वॉज एबीसी टेक्निक। फिर आया आपका रेशियो टेक्निक, जो बोलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, जो आपने एफएम में भी किया होगा, which is calculated as cost of material consumed during the period, जिसको आप बोलते थे ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कैसे निकलता है भैया, अगर कुछ ओपनिंग है प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी क्या हो गया वो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। तो ये क्या मिलता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी एक साल में कितने बार इन्वेंट्रीज घूम रहे हैं, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करने से क्या आता है, एक रोलिंग पीरियड मिलता है, एक टर्नओवर पीरियड मिलता है कि स्टॉक कितने बार लग रहा है, ठीक है सर। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग अगर निकालना हो, यह पता करना हो कि साल भर में इन्वेंट्री कितने दिन में खत्म हो जाती है, यानी कितने दिन में उसको रख के रखता हूं, होल्ड करके रखता हूं, फिर वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दैट इज 365 डेज। जो भी दिन में अगर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज तो 365, मंथ में बात करें तो 12 मंथ्स, और वीक में बात करें तो 52 वीक्स, जो भी होगा वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, एक साल में 5 बार, यानी 365 डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हो, मतलब हर 73 डेज बाद इन्वेंट्री खत्म होता है, होल्ड करना पड़ता है 73 डेज के लिए, फिर नया आता है, फिर नया आता है, तो 73 डेज इज द पीरियड एक साल में, ठीक है सर। सर ये क्यों निकालते हैं, ध्यान से सुनना।
Computation of inventory turnover ratio for different items of material and comparison of the turnovers provide a useful guidance for measuring the inventory performance. कैसे इन्वेंट्री परफॉर्मेंस कैसे आएगा, ध्यान से सुनना. सपोज कोई इन्वेंट्री 73 डेज लगता है होल्ड करते हैं अपने उसको, और कोई इन्वेंट्री हर 200 दिन में होल्ड होता है, यानी 200 दिन में कंज्यूम होता है. तो बताओ कौन सा फास्ट मूविंग, कौन सा स्लो मूविंग. कंपेयर करेंगे तो ही बोल पाएंगे. दो में से एक फास्ट है एक स्लो है, बाय बीइंग कंपेयर्ड. कंपेयर करें तो एक फास्ट एक स्लो. बताओ कौन सा फास्ट कौन सा स्लो. स्टॉक ए 73 डेज लगता है, यानी एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग 73, और स्टॉक बी 200 डेज. बताओ कौन सा फास्ट कौन सा स्लो, स्टॉक ए स्टॉक बी. वेरी गुड. स्टॉक ए फास्ट, स्टॉक ए फास्ट है, जल्दी जल्दी लगता है क्योंकि हर 73 डेज बाद रिक्वायर्ड है वो, और वो हर 200 दिन तक होल्ड करना पड़ता है. यानी स्लो मूविंग है ना, पड़ा रहता है 200 दिन तक पड़ा रहता है, एक 73 डेज में खत्म हो जाता है. 200 दिन वाला बात अगर मैं करूं तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर आएगा 1.825, और पहले वाले का इन्वेंट्री टर्नओवर था 5. तो जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा दो में से, उसको फास्ट मूविंग बुलाएंगे और दूसरे वाले को स्लो मूविंग बुलाएंगे. एक को फास्ट मूविंग बुलाएंगे जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि वो 5 टाइम्स है, और एक का कम होगा 1.875, तो वो 1.825, तो वो स्लो हो गया. ठीक है, यही लिखा हूं मैंने. By comparing the number of days in the two different material, it is possible to know which is fast moving and which is slow moving. On this basis, attempt should be made to reduce the amount of capital locked up and prevent overstocking of slow moving item. Obviously, तो fast moving item में control रखना चाहिए, slow moving item में इतना पैसे इन्वेस्ट और इतने दिमाग नहीं लगाने चाहिए. ओवरस्टॉकिंग नहीं होना चाहिए उसका, ज्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट, वर्किंग कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है सर, ये हुआ रेशियो टेक्निक से इन्वेंट्री कंट्रोल करना. डन, ग्रेट. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोर लेजर अकाउंट बनाना. स्टोर लेजर अकाउंट को मैं समझाता हूं. पहले ये समझा कि ये स्टोर का प्रोसेस कैसे रन होता है. क्या होता है, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. पहला परचेज, दूसरा प्रोडक्शन, और बीच में एक आता है स्टोर. परचेज डिपार्टमेंट जैसे ही कोई मटेरियल खरीदता है वो इशू करता है स्टोर डिपार्टमेंट को एज पर दी रिक्वेस्ट ऑफ स्टोर. स्टोर बोलता है जो तुम परचेज किया वो मेरे को भेज दो. ठीक है, तो स्टोर एक रिक्विजिशन स्लिप लिख के देता है परचेज डिपार्टमेंट को. स्टोर एक रिक्वेस्ट भेजता है, तुम भेज दो, तुम मंगवाओ और तुम मेरे को भेज दो. मतलब स्टोर बोलता है परचेज डिपार्टमेंट को फोन करके देख के कि नहीं मेरे स्टोर में लग रहा है मेरे को ये माल कम है, तुम एक काम कर इसको मंगवा ले और जैसे ही आए मेरे को भेज देना. तो जैसे ही वो माल आता है परचेज डिपार्टमेंट के पास तो रखने का जगह नहीं है, वो स्टोर डिपार्टमेंट को भेज देता है. ठीक है, यानी इसके लिए रिक्विजिशन स्टोर भेजता है परचेज को, क्योंकि परचेज को क्या मालूम कौन सा माल खत्म होने वाला है, स्टोर को सब मालूम है. तो स्टोर उस हिसाब से मंगवाता है माल और परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज करता है. अब कई बार क्या होता है, कई माल या तो खराब होता है उस कारण से स्टोर उनको रिटर्न कर देता है, या कई माल वही नॉन मूविंग बन जाते हैं या नहीं बिक रहा होता है, काम का नहीं होता है, काफी दिन से ऐसे ही पड़ा है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को बोल देता है यार ये वापस दे दे, रिटर्न कर देता है परचेज. अब वो बोलता है परचेज डिपार्टमेंट अरे रिटर्न नहीं ले रहा है, तुम इसको बेच डाल, जो करना है कर डाल, यहां से हटा, जगह रूद रहा है और कोई काम का नहीं है, पैड़ा है ऐसे ही, तो हटवाते हैं. तो उसको भी बोलते हैं रिटर्न ऑफ मटेरियल टू परचेज डिपार्टमेंट. ठीक, अब जो स्टोर के पास प्रोडक्ट होता है वो उसके साथ क्या क्या करता है, ध्यान से सुनना. वो परचेज डिपार्टमेंट से लेके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है. जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे रिक्विजिशन स्लिप भेजता है कि इतना चाहिए बनाने के लिए, इतना प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, इतना मटेरियल मेरे को चाहिए, इतने इतने क्वांटिटी में चाहिए, तो स्टोर वाला उस हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है मटेरियल. और वैसे ही हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी
सिंस मंगाया हो बट लग नहीं रहा हो, मंगा लिया हो, जब मंगाना हो मंगा लिया हो, बट देख रहा है नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, वापस दे देते हैं क्योंकि उनके पास तो रखने का जगह नहीं है, तो वो स्टोर डिपार्टमेंट को वापस भी भेज सकते हैं। बहुत कम होता है ये प्रपोर्शन बट हो भी सकता है। तो रिटर्न दी मटेरियल, ठीक है, तो स्टोर के पास वापस आ जाता है। कई बार स्टोर के साथ क्या होता है, सिंस हैंडल करते वक्त, स्टोर करते वक्त कई चीजें लॉस हो जाते हैं और उनको वी कॉल शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, नॉर्मल लॉस जो आप जानते हैं। तो ये जो एक तरीके से लॉस होता है जो स्टोर के द्वारा हो जाता है उसको वी कॉल शॉर्टेज। आया जितना उतना है ही नहीं, कुछ चीजें शॉर्टेज हो जाती है, लॉस बियर करना पड़ता है। अब आप उस पर जानते हैं नॉर्मल, अब नॉर्मल क्या ट्रीटमेंट, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ाया हुआ है आपको, वही तरीके से यहां पे भी होता है, हर जगह वही काम होता है, ठीक है सर। बट एक बार मैं इस चीज को वापस से बताऊंगा। मैंने कुछ RIIR लिखा, ये क्या है भैया, R मतलब रिसीट और I मतलब इशू, यानी स्टोर जब अपना अकाउंट बनाएगा ना, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट से जो मटेरियल आया वो एक तरीके का रिसीट है, वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो रिटर्न आया वो भी उसके लिए एक तरीके का रिसीट है। स्टोर जो माल, जो मटेरियल प्रोडक्शन को इशू किया ताकि फाइनल गुड बने, वो एक तरीके का इशू है, और स्टोर जो रिटर्न भी कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट को, वो स्टोर लेजर अकाउंट के लिए एक इशू है, और शॉर्टेज भी एक तरीके का इशू है। कम हो रहा है मतलब इशू हो रहा है, मतलब जा रहा है वहां से, सीधा सा बात है, जो भी एरोज जा रहे हैं वो उसके लिए इशू है, जो भी आ रहे हैं वो उसके लिए रिसीट है, किसी भी फॉर्म से आए। तो एक स्टोर लेजर अकाउंट जब अपने बनाते हैं तो ये फॉर्मेट होता है उसका, जहां पे डेट आता है, रिसीट, इशू और फिर बैलेंस जो बचा स्टोर के पास। जिस तारीख को भी अपने लिखेंगे, एक तारीख पे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सपोज एक तारीख को कुछ रिसीट हुआ एक पर्टिकुलर रेट पे, भैया वो रेट क्या होगा उसके लिए नीचे बताऊंगा, तो आप अमाउंट निकाल लेंगे। उस दिन सपोज कुछ इशू नहीं हुआ तो वही बैलेंस बचा। अगले दिन सपोज कुछ रिसीट नहीं हुआ बट कुछ इशू हुआ, तो इशू हुआ तो उसका क्वांटिटी और उसका रेट क्या आएगा भैया वो भी मैं बता दूंगा। उस हिसाब से ये बैलेंस ओपनिंग था बट ये इशू हो गया तो इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा। हर दिन का बैलेंस लिखते हैं, हर वीक का बैलेंस लिखते हैं, हर 2-2 दिन का बैलेंस लिखते हैं, हर महीने भर का बैलेंस लिखते हैं। जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रहा है वैसे काम करेंगे, क्योंकि सिंस मैंने डेट दिया है तो जनरली हर दिन का ही किया जाता है काम, और जिस दिन कुछ ही नहीं हुआ उस दिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन काम होता है उस दिन बैलेंस निकाला जाता है, चाहे रिसीट आए चाहे इशू हो, उस दिन का बैलेंस निकलता है। अब ये कॉलम में ये रेट्स का खेला क्या है भैया ये बताइए, क्योंकि क्वांटिटी तो समझ जाएंगे, रेट क्या होगा ताकि अमाउंट निकाल पाए। रिसीट जो हो रहा है परचेज डिपार्टमेंट से ना, उसका रेट वो रिकॉर्ड होगा, यानी उसका रेट होगा परचेज रेट, उसका रेट होगा परचेज रेट, यानी एट द रेट ऑफ परचेज। जो भी परचेज रेट था जब खरीदा होगा, जिस रेट पे खरीदा होगा परचेज बिल में, वही रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट जो रिसीट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रहा है रिटर्न के फॉर्म में, उसका क्या, रुक जाओ, उसके लिए पहले देखते हैं जो इशू हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो कितने पे हो रहा है। जो इशू हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो उस रेट पे हो रहा है जो मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन टेक्निक है, विच कैन बी फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सम्स अपने को बता देगा, नहीं बताएगा तो आप फीफो यूज कर लीजिएगा, मेंशन करके आ जाइएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और उस हिसाब से जो भी टेक्निक फॉलो हुआ होगा ना, तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रिटर्न करेगा ना, तो वो किस रेट पे लिखेगा मालूम, जिस रेट पे उसको इशू हुआ था, यानी इट वुड बी रिकॉर्डेड एज पर द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रेट। जब वो इशू हुआ था वो माल, तो वो किस मेथड से इशू हुआ था उसका रेट लिखा हुआ होगा, वही रेट से वापस रिसीट मानेंगे, ठीक ठीक। वैसे ही अगर मैं परचेज डिपार्टमेंट को इशू करता हूं कुछ इन फॉर्म ऑफ रिटर्न, क्योंकि उसको तो इशू उस फॉर्म में ही कर सकते हैं,
तो वो किस रेट पे रिकॉर्ड होगा भैया? जिस रेट पे उसको लिखे थे, आया था जिस रेट पे, यानी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रेट। जब परचेज किए थे तो वो माल का रेट क्या था, उसी रेट पे वो वापस इशू होगा। ग्रेट। और शॉर्टेज और डिफिशियंसी का क्या होगा भैया? वो भी इशू कॉलम में रिकॉर्ड होगा और उसका रेट भी वैल्यूएशन टेक्निक जो फॉलो हो रहा है उस हिसाब से निकाला जाएगा। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो तो डिपेंड करता है नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस के ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है। नॉर्मल लॉस है तो उसका कॉस्ट गुड यूनिट्स पे प्योर करके, मतलब उसको एडजस्ट करना होगा, गुड यूनिट से उसको अपना निकालना होगा। और अगर अब नॉर्मल है तो आप जानते हैं उसको क्या करना है, उसको आपको अलग से कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है। बस ये बात है। यहां होता है अपना पूरे एंगल से प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट। बच गया कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स विच आर सर्टेन छोटे छोटे शॉर्ट नोट जो कई बार एग्जाम में 4-4 नंबर 2-2 नंबर के फॉर्म में पूछे गए हैं, थ्योरी टॉपिक के फॉर्म में। और इस चैप्टर से मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं विच इज बिन कार्ड, स्टोर कंट्रोल कार्ड, इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट पे तो मैंने एक सम्स भी करवाया है प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे, ध्यान करो। जस्ट इन टाइम कंसेप्ट विच इज अगेन ABC is a just in time concept only। तो ये 4 छोटे छोटे थ्योरी टॉपिक है जिसको अगर मैं जिस्ट में अगर आपको बोलूं फटाफट, जो आप जब मिलेगा आपको ये प्रोडक्ट तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। विच इज नथिंग बट ये क्या होता है, एक छोटा छोटा कार्ड होता है, एक कॉस्ट कार्ड जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बनाते थे ना, तो एक जैसे एनवलप टाइप का, जैसे जब आप लोग को भी आईडी कार्ड जैसे कुछ मिलता है ना, वैसे स्टॉक का इन्वेंट्री का वो आईडी कार्ड है जहाँ सब डिटेल्स उसके बारे में लिखा हुआ होता है और उस कार्ड को एक डब्बे में डाला जाता है, उस स्टॉक के साथ उस डब्बे में रखा जाता है, जिसमें वो स्टॉक मेंटेन होता है उस डब्बे में रखा जाता है। जैसे आप कभी जिम विम गए हो तो आपके नाम का एक वो एक बॉक्स बनाया हुआ रहता है जहाँ एन बोल के जितने नाम के लोग होते हैं उनका कुछ 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 कागज रखा हुआ होता है, जहाँ आपको आपका रूटीन बताया हुआ रहता है कि आज दिन में बाहर का नहीं खाना है, आज इतना वर्कआउट करना है, आज ये डे, आज वो डे। वैसे इन लोग के लिए भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अंदर अंदर एक छोटा छोटा कार्ड से, जो वहां स्टोर कीपर मेंटेन करता है। तो इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शोज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर बिन, एक डब्बे में। बिन रेफर्स टू अ बॉक्स, कंटेनर, स्पेस वेयर द मटेरियल इज केप्ट। द कार्ड इज प्लेस्ड विथ ईच बिन टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द मटेरियल, लाइक कब इशू हुआ, कब रिटर्न हुआ, कब रिसीट हुआ, वगैरह वगैरह। ये कौन मेंटेन करता है? स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टोर कीपर होता है। जिम जाने का आपको क्या बता रहे भाई, वजन कम हुआ। जिम मैं ना बताऊंगा, 1 मिनट रुको, पहले ये सब पढ़ लो उसके बाद बात करते हैं। और ये क्या होता है, ये भी एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ही है, स्टोर कंट्रोल कार्ड भी, जो अगेन स्टोर डिपार्टमेंट रखता है बट फॉर एवरी आइटम ऑफ मटीरियल। यानी इन अदर वर्ड्स इट इज अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन इन द स्टॉक। रिकॉर्ड इंक्लूड रिसीट, रिटर्न, इन हैंड एंड ऑर्डर गिवन ऑल्सो। ठीक है, दोनों एक तरीके से सेम ही है, हल्का सा डिफरेंस है। जनरली बिन कार्ड ही मेंटेन होता है, स्टोर कंट्रोल कार्ड ये सब मेंटेन नहीं किया जाता है। इन्वेंट्री स्टॉक आउट, ये क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टॉक आउट यानी कोई कुछ है ही नहीं, कैसे गम भुलाऊं। तो वो स्टॉक आउट इज सेट टू ऑकर व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। मेरे स्टोर में माल ही नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगे जा रहा है बट मैं बोल रहा हूं है ही नहीं। किंजल इकोनॉमिक्स का रिवीजन सीरीज ऑलरेडी सबको अलॉट कर दिया गया है ऐप में, एक बार मेल कर लो। और उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स का जो टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने नए लाए और अमेंड किए गए हैं, जैसे मैंने एक टॉपिक बोला था एक्सटर्नलिटीज के जो डायग्राम्स है वो इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है, अलग तरीके से समझाया, और इस बार मैंने आपको क्लास में उस तरीके से ही समझाया। तो मेरे रिवीजन वीडियो में पुराने तरीके से बोला हुआ है और नए वीडियोज में, नए क्लास के वीडियोज में अलग तरीके से बोला हुआ है। तो वो अलग तरीके वाला भी रिवीजन वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए और वो आपको मिलेगा। यानी 2 से 3 वीडियो मुझे अमेंड करने हैं, या तो पुराना चेंज करके या नया बताते हुए। तो आई विल डू दिस एंड यू विल गेट द फ्रेश 2 to 3 वीडियोज ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू स्टडी दैट। उसके लिए मैंने एक डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन अपने रिवीजन वीडियो में डाला है, डू सी दैट। ओके,
इन्वेंट्री स्टॉक आउट सिचुएशन कॉस्ट टू द एंटिटी नॉट ओनली फाइनेंशियल टर्म्स बट इन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो. ड्यू टू स्टॉक आउट एन एंटिटी नॉट ओनली लूजेज ओवरहेड कॉस्ट. ऐसे ही लोग लेबर लोग बैठा है आके, माल ही नहीं है, लोग बोल रहा है माल ही नहीं हम लोग क्या काम करें. प्रॉफिट भी, बट साथ साथ में रेप्यूटेशन भी खोता है, यानी गुडविल भी खोता है, क्योंकि वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सामने वाले का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा. तो ये कुछ ज्ञान है अपने को ध्यान रखना है. इन्वेंट्री, एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री के में कि स्टॉक आउट भी ना हो, बट हाँ ये भी ध्यान रखना है कि उसका कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड स्टॉक रखो, उससे कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ता है. तो आपको एक ट्रेड ऑफ करना है बिटवीन दैट, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी का एक सम्स अपने क्लास में किए थे, विच वॉज वेरी टफ बट वी डिड. सीए इंटर का बात कर रहा हूं. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो बोला नाम से ही समझ में आ रहा है, जब चाहिए तभी मंगाएंगे. जस्ट इन टाइम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोचेस टू हैव जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर. जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तब मंगाएंगे, यानी नहीं रखेंगे, कुछ स्टॉक नहीं रखेंगे, जब चाहिए तब मंगा लेंगे. ये तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड बी ओनली परचेज व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. मतलब ये तो तभी करना चाहिए जब चाहिए, काम हो रहा हो. भैया रेगुलर काम होता है तो हमेशा मंगाओ, और तब जस्ट इन टाइम का क्या मतलब हुआ? जस्ट इन टाइम जनरली उनके लिए होता है जो सीजनल काम करते हैं, जब चाहिए तब मंगाएंगे. यार स्टॉक रखने का क्या दरकार है, जैसे जैसे चाहिएगा ऑर्डर आएगा मंगा लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे. जस्ट इन टाइम इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल की प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट. और जब चाहिए तभी उसको देंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन. थ्योरी है जिसको बोलते हैं डिमांड के हिसाब से मैं उसको मंगाऊंगा, डिमांड जो बोलेगा उस हिसाब से पुल करूंगा. इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन प्रोसेसेस एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिसीव. जैसे ऑर्डर आएगा तो काम करेंगे. बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल इज सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर परचेज. अब बोल रहे हैं काम आ गया, चलो मंगाओ. एफएम का रिवीजन क्लास में हुआ था दिव्या, ये ड्यू था मेरा. एक एक चैप्टर का रिवीजन क्लास में किए थे एफएम के टाइम पे, और एफएम का रिवीजन वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं. अगर आपने नहीं किया तो वहां से कर लो. दिस कंप्लीट्स मटेरियल का रिवीजन. हिप्पी पूरे कैसा लगा, सच सच जेन्युइनली बताना एवरीबॉडी. दिस कंप्लीट्स द रिवीजन पार्ट. 1.5 घंटा लगा बट हो गया. हाउ वाज इट? बिल्कुल, आज थ्योरी भी कवर हो गया, बिल्कुल सही. सब भैया रिवाइज हो गया मटेरियल, वेरी गुड. आओ, ये आरटीपी नवंबर 21 में मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि टर्नओवर रेशियोज के ऊपर है. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, मैं देखता हूं. किंजल मेल कि अगर आपको अभी तक रिवीजन सीरीज नहीं मिला है तो ईमेल कर दो. निष्ठा, जो तुमने सम्स भेजा है दैट इज सेम सम्स इज इन आवर कॉपी. बुक का सम्स है अपना, और 4th पार्ट अपने बुक में किए हैं. एक बार पहले तुम वो चेक करो कॉपी में, यानी अपने बुक में ये सवाल था एंड वी डिड इट. अपने क्लास में इसको किए थे और तब सबको इस टॉपिक में दिक्कत आया था. अभी देख लो इस चीज को. पैट्री लो, ओ माय गॉड 5% बचा है, जल्दी जल्दी करो. क्या ये सम्स हुआ सबका? ट्राई कर रहे हैं सब? ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, तो कंजम्पशन निकाल लोगे.
कंजम्पशन निकाल दोगे मटेरियल का, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 168 लैक्स, 168 लैक्स रॉ मटेरियल कंज्यूम, और एवरेज स्टॉक है 10 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 16.8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 16.8 टाइम्स। नंबर ऑफ डेज फॉर विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड, वो भी आपको करना आता है, 365 डिवाइडेड बाय दिस 21.73 डेज, roughly 22 days. Interpret the ratio as above, as calculated above if industry inventory turnover ratio is 10। अगर इंडस्ट्री का उसी स्टॉक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, आपका 16.8 है, तो क्या इंटरप्रिटेट है कि आपका वो आइटम बहुत धीरे धीरे बिक रहा है, आप सही से बेच नहीं पा रहे हैं। बाकी मार्केट इसको हर 10 दिन में खाली कर दे रहा है, टाइम सॉरी, आप वो जल्दी जल्दी बेच पा रहे हैं। आपका यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर क्या हो रहा है, हाई है, मतलब दिन आपको क्या लग रहा है, कम, दिन आपको लग रहा है कम, करेक्ट, आपका दिन कम लग रहा है। और वहीं उनका बात करूं, इंडस्ट्री का तो वो ज्यादा दिन दिन में लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी आप जल्दी जल्दी बेच पा रहे हैं, आपके लिए वो फास्ट मूविंग है और बाकी के लिए वो स्लो मूविंग है। आओ इनका आंसर पढ़ते हैं। अब अपने तो कर लिए क्वेश्चन, इनका आंसर पढ़ लेते हैं। ये देखो, क्या यही अपने भी बोल रहे थे, प्लीज स्टडी 16.8 21.7, बिल्कुल। द इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर मटेरियल इज इतना, विच मीन्स इन्वेंट्री आइटम टेक्स ओनली इतना डेज टू इशू फ्रॉम स्टॉक फॉर प्रोडक्शन। The rate is better than the industry. The inventory turnover indicates better inventory management and good demand for final product. यानी आप जल्दी जल्दी बेच पा रहे हैं और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। डन, जो बात मैंने बोला वही कमेंट है। ये था आरटीपी। अब आप प्रैक्टिस करेंगे जुलाई टर्म में, मटेरियल का ये वाला ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जो निष्ठा ने बोला ए बी सी से आया था 5 नंबर का। प्लीज एवरीबडी विल ट्राई दिस और मुझे आंसर बताएंगे। एक्चुअली अभी थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस सवाल को, 4% बैटरी, आई थिंक आई नीड टू चार्ज इट। जितने आप ये आइटम पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो, मैं काम कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, चार्जर ला रहा हूं।
यस, बहुत लोग कर चुके हैं सवाल और आंसर दे चुके हैं मुझे। आपको पहले टोटल कॉस्ट निकालना होगा इनटू करके, वो निकाल लो और इसका भी टोटल निकाल लो। MM Limited adopts the policy of classifying the item consisting 15% or above of the total inventory cost as category A. Items consisting 6% or less, 6 भी और उससे कम भी, 15 भी और उससे ज़्यादा भी, एज कैटेगरी सी। यानी ए में वो आएंगे जो 15% से ऊपर हैं, मोर देन 15% या इक्वल्स टू। सी में वो आएंगे जो कम है या इक्वल है 6% में। तो बी में कौन आ जाएंगे भैया? बी में आ जाएंगे जो 6 से ज़्यादा है और 15 से कम है। आपको पहले रैंक भी करना है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो जो भी कॉस्ट आएगा उसको परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट में निकाल लो, एक एक आइटम का परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? दिस डिवाइडेड बाय टोटल, तो परसेंटेज में आ जाएगा और उस हिसाब से बगल में रैंक लिख दोगे। ये टेबल बनेगा आपका कि कौन सा आइटम का रैंक 1 है। मेरे ख्याल से रैंकिंग आ रहा है, आइटम कोड नंबर 101 रैंक 2 बैठ रहा है, 102 रैंक 6, 103 रैंक 1 है, 104 रैंक 4 है, 105 रैंक 5 है और 106 रैंक 3 है। और कैटेगरी का अगर बात करें तो अपने देख रहे हैं कि रैंक 1 कैटेगरी ए है, रैंक 2 कैटेगरी ए है, रैंक 3 कैटेगरी बी है, रैंक 4 कैटेगरी बी है, रैंक 5 कैटेगरी सी है और रैंक 6 कैटेगरी सी है। क्या सबका डन हो गया ये बात? बस ये 5 नंबर का लॉलीपॉप सवाल आया था इस बार मटेरियल का। डन एवरीबडी? सो आई गेस दिस सेशन वाज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और आगे भी अपने इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। लेबर का क्लास वी विल डू, और आज जैसे आई थिंक गेस थर्सडे है तो अपने संडे को करीब संडे को या मंडे सुबह, ये दो में से एक टाइम वी विल डू लेबर। यानी इसी वीक में अपने लेबर भी सल्टा देंगे। संडे को मैं इसी वीक पकड़ रहा हूँ और नेक्स्ट वीक और 2 चैप्टर, यानी एक ओवरहेड्स और एक और छोटा चैप्टर कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत चैप्टर कवर हो जाएंगे। अब सब छोटे ही बचे हैं, इसके बाद बड़े बड़े चैप्टर्स अपने पहले ही कवर कर लिए, तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स बचे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कंप्लीट। संडे एग्जाम है ना 10 तारीख से आपका, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर क्या रहेगा, एग्जाम के बाद होगा। ओके यस, ग्रुप 2 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, चलो बात करते हैं उस बारे में भी। बाय बाय।